तो हम लोग ईएमआई के अगले लेक्चर में आ रहे हैं। यह है ईएमआई का लेक्चर 5। ईएमआई में अभी तक आपको दो ही फार्मूला बताए हैं। एक फार्मूला है कि अगर किसी लूप से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन उसके डायरेक्शन को बताता है, मैग्नीट्यूड डी फाई बाई डी टी से निकालते हैं। और उसी फार्मूला से डेराइव किए थे कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस बी एल वी होता है, जिसमें कि बी एल वी तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए और डायरेक्शन ईएमएफ इंड्यूस का होगा वी क्रॉस बी। यहाँ तक बताए थे। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले कर लें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये दो पैरेलल रेल है और ये एक रजिस्टर से कनेक्टेड है स्विच से। ये स्विच ऑन है और एक कंडक्टर यहां पर रखा हुआ है। ये कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर, इसका मास m है और ये लेंथ l है। दिस लेंथ इज l। इस कंडक्टर को इधर के तरफ एक वेलोसिटी हम दिए हैं v नॉट। डायग्राम को आपको 3 डायमेंशन का है, ऐसे समझा देते हैं। ये दो पैरेलल रेल है, यहाँ पर एक रजिस्टर से कनेक्टेड है, स्विच ऑन है और एक कंडक्टर इसके एंड पर यहाँ रखा है और इधर के तरफ वेलोसिटी v नॉट दे करके छोड़ दी है। तो जैसे ही वेलोसिटी दे करके छोड़ेंगे तो ये कंडक्टर धीरे धीरे आगे जाएगा और कुछ डिस्टेंस के बाद जाकर के रुक जाएगा। जब इस कंडक्टर को वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, ये आगे जाएगा और फिर रुक जाएगा। तो आपको बताना है कि कितने डिस्टेंस के बाद रुक जाएगा। आपको बताना है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस क्या होगा और ये प्रूव करना है कि इसको जो वेलोसिटी आप वी नॉट दिए हैं तो इसका मतलब इसको काइनेटिक एनर्जी आप दिए हाफ एम वी नॉट स्क्वायर दिए ना। काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घट करके क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चला गया, इसके हीट में डिसिपेट हो गया। तो ये प्रूव करना है कि इसका जितना काइनेटिक एनर्जी दिए हैं वो सब इसके हीट में डिसिपेट हो गया। तो ये क्वेश्चन का 3 पार्ट है। लिखिए फर्स्ट पार्ट, फाइंड डिस्टेंस आफ्टर which the rod will stop। सेकेंड पार्ट लिखिए, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। और लास्ट पार्ट लिखिए, प्रूव दैट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is equal to heat dissipated in resistor। इससे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। इससे ऊपर अगर लाइन है तो नीचे ही लिख लो। लिखो, इन गिवन डायग्राम 2 पैरेलल रॉड is connected with a resistor on horizontal plane and a rod of mass m, length l, is given velocity v naught। वेलोसिटी v नॉट। क्वेश्चन को समझा रहे हैं, यहाँ देखो सब लोग ध्यान दो। इसको आप वेलोसिटी v नॉट दिए हैं, कुछ देर के बाद हम लेट कर लेते हैं कि ये रॉड यहाँ पहुँच गया। कंप्लीट होने दो तब आप लोग लिखना। टी टाइम के बाद सपोज करो ये रॉड यहाँ पहुँच गया,
इसका डिस्प्लेसमेंट x हो गया, इसका वेलोसिटी अभी सपोज v है। इस रॉड का अगर अभी FVD बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम, तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा? आप कहोगे सर यहां पर नॉर्मल लिख दीजिए, डॉट, नॉर्मल डॉट, ये समझ आया? नहीं बोलते हो कुछ। ये रॉड यहां आ गया ना, तो नॉर्मल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में दोनों रेल है। पिछला क्वेश्चन में वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल है, तो नॉर्मल को ऐसे लिखेंगे। इस डायग्राम में क्या लिखेंगे? डॉट। इसका वेट mg किधर लगेगा? क्रॉस इसके सेंटर पर। और इसमें अच्छा, इसमें ये भी दिया हुआ था कि नहीं, सॉरी, ठीक है, तो इसका mg हो गया, नॉर्मल इतना हो गया। ये बताओ कि ये एक रॉड है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो ये इंड्यूस होता है कितने के बराबर? BLV। इसका पोलैरिटी कैसा होगा? V क्रॉस B, V इधर और B बाहर, तो V क्रॉस B किधर? नीचे। तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ऐसा बैटरी जिसका EMF होगा B इंटू इसका लेंथ L इंटू V इस समय। तो इस समय इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगा। ये वाला पार्ट जो है वो तो यहाँ चला आया ना, अभी तो यहाँ है नहीं ये, तो ये एक लूप बन गया। इस लूप में करंट ऐसे फ्लो करेगा, और ये करंट I कितने के बराबर? BLV/R, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस दिया है नहीं, मतलब ये कनेक्टिंग वायर है। तो ये जो करंट हो गया I BLV/R। अगर इसमें करंट फ्लो, अच्छा इस वाले में क्या EMF इंड्यूस होगा? कौन नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है, केवल यही मूविंग पार्ट है, इसलिए EMF इंड्यूस केवल इसी में होगा। करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा, और अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स तो इस पर भी लगेगा, फोर्स तो इस पर भी लगेगा, लेकिन ये दोनों तो फिक्स्ड है। मूवेबल तो केवल यही है ना, FVD हम इसका बना रहे हैं। तो इस वाले पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? तो आप कहोगे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? IDL क्रॉस B। और अगर कोई स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ILB। कितना होता है? ILB। डायरेक्शन क्या होगा? डेल्टा L क्रॉस B। तो डेल्टा L नीचे, B बाहर, तो डेल्टा L क्रॉस B इधर, मतलब इस पर मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, FB। और ये मैग्नेटिक फोर्स कितने के बराबर? ILB। और I कितने के बराबर? BLV/R इंटू LB। तो B² L² V/R। ये मैग्नेटिक फोर्स इधर है। ये 2N तो mg को बैलेंस करेगा, क्योंकि ये रॉड इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज बैलेंस होगा। तो ये 2N कितने के बराबर? mg के बराबर। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो फ्रिक्शनलेस है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा नहीं। इस डायरेक्शन में केवल यही एक फोर्स है। इधर के तरफ अगर इसका एक्सेलरेशन हम a मान लें, एक्सेलरेशन कितना है? a। तो इधर के तरफ ये एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे? इधर के तरफ नेट फोर्स बाय मास, बोलो ना। इधर के तरफ फोर्स है इसका नेगेटिव, तो माइनस B² L² V/R/M, ये एक्सेलरेशन होगा। इस रॉड का इधर के तरफ एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। और जैसे जैसे वेलोसिटी घटेगा कुछ देर के बाद ये रुक जाएगा, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये निकालना, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा ये निकालना, और प्रूफ करना है कि काइनेटिक एनर्जी इसके हिट में डिसिपेट हो। ये 3 पार्ट है। तो एक्सेलरेशन यहाँ तक समझ आ गया। तो फिजिक्स का काम यहीं तक था। अब आगे मैथ का काम है जो काइनेमेटिक्स में आप किए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन धीरे धीरे चेंज करेगा। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो ये डिस्प्लेसमेंट में क्या काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हैं निकालने के लिए? जोर से कहो। तो इस एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? dv/dt और इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको लिख रहे हैं यहां पर
dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू वी। इस v को इधर ले आओ तो dv बाई वी इक्वल टू, इसको हम थोड़ी देर के लिए k मान लेते हैं, तो माइनस के डी टी। बोलो ना, इससे सिंपल इंटीग्रेशन आज तक कहीं देखे होगे? नहीं। शुरू में वेलोसिटी कितना था? v नॉट, और t टाइम के बाद वेलोसिटी कितना है? v। शुरू में टाइम 0 था, टाइम t है। आपको पहला पार्ट, दूसरा पार्ट में ही पूछा गया कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया कितना? ln v 1 जी, लिमिट रखेंगे तो v बाई वी नॉट माइनस के टी, तो v इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये हो गया। ठीक है, इस वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे? dx बाई डी टी। वेलोसिटी को बताओ dx बाई डी टी लिखोगे कि माइनस dx बाई डी टी लिखोगे? बिल्कुल गलत जवाब। वेलोसिटी इधर है, x के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? यहां dv बाई डी टी नेगेटिव लिखे थे, क्योंकि वेलोसिटी जिधर है वो घट रहा है, तो dv बाई डी टी को नेगेटिव लिखे ही थे। लेकिन वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? प्लस dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज पर माइनस के टी। इस t को इधर ले जा करके इंटीग्रेट कर दीजिए तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। देखें कौन पहले इंटीग्रेशन करता है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर ले रहे हैं। इस dt को इस तरफ लेके चले आते हैं तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन, शुरू में x क्या था? 0, बाद में x है, टाइम 0, बाद में t है, यहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया x, वी नॉट बाहर, ई रेज टू द पावर माइनस के टी डी टी का इंटीग्रेशन, ई रेज टू द पावर ax का इंटीग्रेशन, ई रेज पावर ax बाई a, तो ई रेज पावर माइनस के टी का ई रेज पावर माइनस के टी बाई माइनस के, लिमिट 0 से t। x का वैल्यू हो गया वी नॉट बाई माइनस के, लिमिट रख दो ई रेज पावर माइनस के टी माइनस ई रेज पावर 0 का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू हो गया वी नॉट बाई के, और k का वैल्यू रख देते हैं बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, और इस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं 1 माइनस ई रेज पावर माइनस के टी। ये डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब, या ऐसे कहो, तुमसे पूछा गया पहले सवाल में क्या कि जब रुक जाए तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो रुक जाएगा तो वेलोसिटी कितना होगा? 0। रुक जाएगा तो वेलोसिटी कितना होगा? 0। मतलब ई रेज टू द पावर माइनस के टी का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो जब रुक गया तो वेलोसिटी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्वेश्चन तो ये पूछा गया है। तो वेलोसिटी को अगर 0 कर दें, ई रेज पावर माइनस के टी 0 हो गया, ये टर्म अगर 0 हो गया तो बोलो x कितना होगा? एम आर वी नॉट बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। इतने डिस्टेंस के बाद ये रुक जाएगा और ये होगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x तुमसे पूछे तो ई रेज पावर माइनस के टी को x में चेंज कर दीजिए, तो देखो v का वैल्यू कितना हो जाएगा। v का वैल्यू x के टर्म में आप लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन से। x वाले इक्वेशन और v वाले इक्वेशन में ई रेज पावर माइनस के टी को एलिमिनेट कर दीजिए। इस इक्वेशन में ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। इस दोनों से ई रेज पावर माइनस के टी को एलिमिनेट कर दीजिए, तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एम आर वी नॉट बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई रेज पावर माइनस के टी कितने के बराबर? v बाई वी नॉट। तो ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया ना। अब इस इक्वेशन से भी कह सकते हो कि भाई वेलोसिटी जब 0 हो जाए तो x कितना हो जाएगा? x का वैल्यू ये हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि
इसमें जो हीट डिसिपेट होगा वो कितना होगा। अब बताओ, ये जो रजिस्टर है इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा और उस करंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे। करंट का इक्वेशन कितना होगा, BL/V/R। BL/R और V के जगह लिख देते हैं V0 e⁻⁻ KT। ये हो गया करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या हो गया, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप निकाल लिए, इसमें हीट डिसिपेशन निकालना। हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े हैं, I² RdT का इंटीग्रेशन। भूल गए हो तो लो देखो, क्या पढ़े हो। हाँ, I² RT मत कहना, वो तो स्पेशल केस में है। DH का वैल्यू होता है I² RdT और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो H का वैल्यू, अगर I कांस्टेंट है तब ये बाहर आएगा, R बाहर आएगा, R तो कांस्टेंट ही होता है, तो ये दोनों बाहर आ गया, तब dt का इंटीग्रेशन T हो जाएगा। तो I² RT आप तभी कहेंगे जब I कांस्टेंट है, लेकिन अगर I वेरिएबल है तब तो इसका फंक्शन यहां रखना पड़ेगा। रखिए, B² L² V0² बाई R², I² हो गया इंटू R इंटू dt का इंटीग्रेशन। अच्छा, कितने टाइम तक करंट फ्लो करेगा। इसका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है और वेलोसिटी 0 हो गया। कितने टाइम में, थ्योरेटिकली इनफिनिट टाइम में। कितने टाइम में, ये समझाएंगे कैसे। तो करंट कितने टाइम तक फ्लो करेगा, इनफिनिट टाइम तक। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। R से R कैंसिल हो गया, H का वैल्यू होगा B² L² V0² बाई R। ये तो बाहर हो गया, नहीं सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया जी। I का वैल्यू V0, ये भी तो होगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो B² L² V0² बाई R² e⁻⁻² KT dt है ना। तो B² L² V0² बाई R बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया e⁻⁻² KT dt फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इसको इंटीग्रेट करो, वैल्यू पुट करो, देखो कितना आ रहा है। तो इसको यहां इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहां पर H लिख देते हैं, ये होगा B² L² V0² बाई R e⁻⁻² KT का इंटीग्रेशन e⁻⁻² KT बाई -2K। लिमिट रख दीजिए 0 से इन्फिनिटी। आ जाइए, B² L² V0² बाई R -2K बचेगा कितना, यहाँ इन्फिनिटी रखो, e⁻⁻∞ कितना होता है 0 और 0 कितना होता है 1। तो हीट डिसिपेशन हो गया B² L² V0² बाई 2R माइनस माइनस प्लस, K का वैल्यू कितना लिखे थे, B² L² बाई MR। तो K का वैल्यू यहां रख दिए, B² L² कैंसिल, R से R कैंसिल, वैल्यू कितना हो गया, हाफ M V0²। इसका मतलब जो टोटल हीट डिसिपेट हुआ है वो कितने के बराबर हो गया, हाफ M V0²। तो इतना हीट डिसिपेशन होगा। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और लिख लो, फोर्थ पार्ट। अगला पार्ट लिख लीजिए, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी टाइम, कॉमा डिस्प्लेसमेंट टाइम, कॉमा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, कॉमा करंट टाइम। करंट टाइम एक एक करके ग्राफ आपको समझा रहे हैं।
ये वाला ग्राफ अगले चैप्टर में फ्रीक्वेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे। अभी जैसा ड्रॉ कर रहे हैं अगले चैप्टर में तुम लोग याद रखना उस बात को। तो पहला ग्राफ हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं आपको, वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन क्या आया था जरा याद दिलाना? v इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज पर माइनस के टी, ये आया था ना जी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जरा देखो, इस पर वेलोसिटी, इस पर टाइम को रखते हैं। ये v नॉट कांस्टेंट है कि कांस्टेंट है? ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। क्या हम इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें? नहीं, कर्व लाइन होगा, ये बात तो समझ आता है। अब 2 पॉइंट तुम पता कर लो, एक t इक्वल टू 0 ले लो। कोई भी 9th-10th में ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे? 3 4 5 पॉइंट निकाल लिए, सबको मिला दिए। आपको 5 पॉइंट नहीं, हम केवल 2 पॉइंट पूछ रहे हैं। जब भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ आए तो हमेशा 2 पॉइंट निकालो, एक t इक्वल टू 0 पर और एक t इक्वल टू इन्फिनिटी पर। कौन सा 2 पॉइंट निकालो? 0 इन्फिनिटी। तो t का वैल्यू 0 रख दें तो e रेज टू द पावर 0 1, तो v कितना होगा? v नॉट। मतलब t इक्वल टू 0 पर v का वैल्यू v नॉट होगा। ये t इक्वल टू 0 पर पॉइंट मिलेगा। अब t का वैल्यू इन्फिनिटी रखो, e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, मतलब वेलोसिटी क्या हो गया? 0। तो इन्फिनिटी सपोज इसको मान लेते हैं, तो यहां पर ये जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से नहीं, कैसा? कर्व लाइन से। तो ये कर्व लाइन ऐसा होगा और इस लाइन पर हम लोग टच नहीं करवाएंगे, इसको डॉट डॉट लिख देंगे। डॉट डॉट का मतलब है ये कहां पर जाके मिलेगा? इन्फिनिटी पर। तो ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व है। क्या है? डिकेइंग कर्व है। वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में दिखा रहे हैं, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में। ये जो भी ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो दिख रहा है आपको। 2 पॉइंट पर x का वैल्यू निकालिए, एक t इक्वल टू 0 पर। बोलो क्या लिखेंगे? t इक्वल टू 0 यहां रखो ना, देखो ना। तो e रेज टू द पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, ये कितना हो जाएगा? 0। मतलब पहला पॉइंट ओरिजिन मिल जाएगा। और दूसरा t इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, तो e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना? 0। ये हो गया x मैक्स। क्या हो गया? x मैक्स। ये वाला पॉइंट सपोज करो x मैक्स है, x मैक्स का वैल्यू वो है। इस वाले लाइन को x मैक्स लाइन कहेंगे। और ये जो ग्राफ है जैसे जैसे टाइम आप बढ़ाएंगे तो इस लाइन को टच करेगा और इनफाइनाइट टाइम बाद इस लाइन को टच कर जाएगा। बोलो ना, ये टाइम अगर इन्फिनिटी है सपोज, तो ये ग्राफ जो है यहां तक आएगा। तो यहां से यहां तक स्ट्रेट नहीं ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां तक कर्व लाइन होगा जो कि इस लाइन को टच करेगा। तो टच नहीं करवाना है, आपको डॉट लिख देना। ये यहां से इंक्रीज किया और कहां पर टच करेगा इनफाइनाइट टाइम बाद? इस x मैक्स पर। ठीक है, तो ये x और t के बीच में ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ से भी तुम बता सकते हो कि x मैक्स कितना होगा, तो कहोगे सर इनफाइनाइट टाइम पर x मैक्स का वैल्यू ये होगा। और x मैक्स कितना है? v नॉट mr बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। उसी तरीके से x और v का ग्राफ ये तो तुम लोग ड्रॉ कर लोगे, तुम लोग से ड्रॉ करवाएंगे। i और t का ग्राफ ये भी ड्रॉ कर लोगे। ये कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल डिकेइंग कर्व होगा। t इक्वल टू 0 करेंगे तो बी एल वी नॉट बाई आर, और t इक्वल टू इन्फिनिटी करेंगे तो 0। तो वहां से बी नॉट बी एल वी नॉट बाई आर से घट करके 0 पर चला जाएगा। इसका ग्राफ जरा ड्रॉ करके दिखाओ सब लोग, x और v में। x एंड v के बीच में देखिए, ये x का वैल्यू है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये वाला जो क्वांटिटी है ये क्या है? कांस्टेंट है ना। तो इसको c मान लेते हैं। तो c इंटू 1 का वैल्यू c हो गया, और इसको इससे करेंगे तो माइनस c बाई वी नॉट इंटू वी। तो x और v के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस पर x को ले लेते हैं और इस पर v को ले लेते हैं। और अगर उल्टा तुमसे ग्राफ पूछे इस पर v इस पर x, तो चेंज कर देंगे ना, इसको इधर ले आएंगे इसको। तो ये जो ग्राफ है इसमें स्लोप क्या है? नेगेटिव है ना जी। और y इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है y इंटरसेप्ट और स्लोप है नेगेटिव। ये नेगेटिव स्लोप हो गया। शुरू में वेलोसिटी कितना था? v नॉट।
शुरू में वेलोसिटी कितना था v नॉट, तो वेलोसिटी शुरू में v नॉट था, इसको v नॉट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो एक शुरू में वेलोसिटी v नॉट है तो x का वैल्यू 0 है, और वेलोसिटी धीरे धीरे जो है वो घट रहा है इसमें, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा, बढ़ रहा है। और जब वेलोसिटी 0 हो गया तो x का वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। वेलोसिटी 0 कर देंगे तो x कितना हो जाएगा, c के बराबर। c का वैल्यू इतना है। ये एंगल अगर थीटा मान लें तो बोलो tan थीटा कितना होगा, c बाई वी नॉट। तो ठीक है, हम लोग EMI का अगला लेक्चर जो है वो अगले दिन करते हैं, और आप लोगों को होमवर्क दे दिए हैं, मोर देन वन करके रखना अगले दिन। पहले मोर देन वन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसमें आगे चले। इसमें अब कुछ बचा नहीं, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा अब जो है इंटरेस्टेड नहीं है। आपसे क्वेश्चन जितना ज़्यादा बने वो ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद फिर ट्रांजिएंट सर्किट आ जाएगा। अब इसमें टॉपिक क्या बचा है, एक है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो 20 मिनट लगेगा उसमें। उसके बाद आपको अगला टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसमें आधा घंटा लगेगा। मतलब एक क्लास में ये EMI का जो थ्योरी है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन भी आपको दे देंगे, ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। पहले उसका सब्जेक्टिव तक कंप्लीट कर ले, है ना। तो उसको पहले मैग्नेटिक्स को आप अगले क्लास में कम से कम मोर देन वन कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।